बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है अब किस सम्त में जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ हारने के बाद कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ अमल में आएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक मरतबा क्या फिर पैनिक बटन दबने जा रहा है। 9 जून 2024 को जब हम भारत के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क में हारे थे T20 वर्ल्ड कप का मैच, तो उसके बाद यही कहा गया था कि सर्जरी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और इस दौरान 2 साल के अरसे में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन है। पाकिस्तानी टीम जो अपनी सरजमीन पर कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैचेस जीतकर, सीरीज़ जीतकर खुशी के शादियाने बजाती है, लेकिन जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ हमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जुलाई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लेना है और फिर उसके बाद अगस्त में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां बड़ा टफ टूर उनका मुंतज़िर होगा। 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ होगी और इंग्लैंड ने जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 100 से ज़्यादा रन से जीता, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान के लिए सख्त जान हरीफ साबित होगी। पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतरी की राह की तरफ गामजन किया जा सके, क्या तजावीज़ हैं, क्या तब्दीलियाँ अमल में आनी चाहिए, क्या जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक हेड कोच हारून रशीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हारून रशीद साहब ने क्रिकेट की इस दश्त की सयाही में 1/4 सदी से ज़ायद का अरसा गुजार दिया है और इनका तजुर्बा बेपनाह है और बहुत सारे खिलाड़ी जो कि अब कोचेज़ बन चुके हैं, वो हारून भाई जब कोच थे इनकी कोचिंग में खेला करते थे। हारून भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कहाँ खामियाँ नज़र आती हैं। कहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट है, आपको नज़र आता है, अगर टैलेंट है तो यंगस्टर्स को मौका क्यों नहीं फराहम किया जाता। वही सेट पैटर्न पर अभी ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ आपने देखी, 16 में से 11 के 11 खिलाड़ी तीनों मैचेस में खेले और 5 खिलाड़ी बेंच पर बैठे रहे। क्या नजर आता है आपको, टैलेंट नजर आता है? देखिए, सबसे पहले तो मिर्ज़ा इकबाल बेग आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। दूसरे अभी आपने इंट्रो में जो आपने तब्दीलियों का जिक्र किया कि जी बड़ी तब्दीलियां होंगी और ये होगा, अगर आप देखेंगे जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं एज चेयरमैन, तब्दीलियां तो हो रही हैं। आप मुझे बताएं कब तब्दीली नहीं हुई। कभी आप मेंटर्स को रखते हैं, कभी आप कोच को तब्दील करते हैं, कभी आप किसी और को सेलेक्टर बनाते हैं, कभी आप अगर देखें तो सरफराज अहमद आते हैं, कभी वहाब रियाज कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। सो वो तब्दीलियां तो हो रही हैं, लेकिन आई थिंक वो तब्दीलियां जो हैं मेरे नज़दीक वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। आप सिर्फ फेसेस को चेंज कर देते हो, जो रियल सेंस में जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ तो कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। आपने टैलेंट की बात की, देखिए टैलेंट जब तक परफॉर्म नहीं करेगा उस वक्त तक तो कोई फायदा नहीं है ना। हम सिर्फ किसी भी टैलेंटेड प्लेयर को लेके बेंच पे बिठा देंगे तो जब तक वो खेलेगा नहीं, जब उसको मैदान में आप नहीं भेजेंगे, जब आपको पता नहीं लगेगा कि इसका टेम्परामेंट क्या है, ये किस अंदाज में क्रिकेट खेलता है, ये टॉप लेवल के ऊपर जब आप जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप देखें हर कोई परफॉर्म करता है, लेकिन जहां आप उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। उसका रीजन है, फिर वो जो एक्सपोज होते हैं क्यों होते हैं, वही तो आपने तलाश करना है। यानी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से इतना नीचे है। सो जब यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता हुआ बंदा अब ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करेगा बगैर किसी उसकी कोशिशों के या वो काबिशों के जो पीछे लगी हुई होती हैं कि आपको अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा करना है कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क ना हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है। इंग्लैंड का भी एक प्लेयर जिसने एमिलियो गे ने जो डेब्यू किया था, यानी वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो पहला टेस्ट मैच, बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैच खेल गया है, 60-70 फर्स्ट क्लास 60-70। और उसके अलावा उसमें अगर आप देखें तो बहुत ही ट्रिकी पिच थी वो, जिसको डीमेरिट पॉइंट्स मिले आपको। सेकंड इनिंग में उसने 50 रन करके अपनी टीम को जो है इस जगह पे लेके गया जहां वो उनकी टीम मैच जीत गई। सो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ के जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो हैं, जो हमारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स जिनको हम सो कॉल्ड टैलेंटेड क्रिकेटर कहते हैं, वो रियल सेंस में डोमेस्टिक क्रिकेट में ही टेस्ट नहीं होते। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो स्टैंडर्ड है, जो अच्छा प्लेयर है वो एक्सेल करेगा, लेकिन जब वो अच्छा प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जाता है तो उसका वो एक्सपोज हो जाता है, इसलिए वो तैयार नहीं है। सो मेरे अपने नजदीक जो रियल सेंस में तब्दीली लाने की जरूरत है वो आपके ग्रास रूट स्ट्रक्चर में है, वो आपके एसोसिएशंस के स्ट्रक्चर में है, वो आपके डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में है।
जब तक इन चीजों के ऊपर अगर आप तब्दीलियां नहीं लाएंगे, आप ऊपर जितने मर्जी कोचेस चेंज कर दें, जितने मर्जी आप ट्रेनर्स ले आए, जितने मर्जी आप सेलेक्टर्स ले आए, उन्होंने तो उन्हीं 20-25 लड़कों को सिलेक्ट करना है ना जो इनके पास मौजूद है। आप मुझे बताएं 25 से ज्यादा प्लेयर्स आपको नजर आते हैं पाकिस्तान में? अभी जो अनाउंस हुई एशियन गेम्स के लिए टीम, आप मुझे बताएं कौन सा नया लड़का है उसमें? वही लड़के जो पिछले 8-10 साल से आप जिनको ट्राई कर रहे हैं, वही आपको दोबारा लाने पड़ रहे हैं ना। इसलिए कि पाइपलाइन में आपके पास कोई ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है जिनको आप ऊपर लाके इनको रिप्लेस कर सकें। सही, लेकिन आप समझते हैं सिलेक्टर्स की भी तो पै दर पै तब्दीलियां, सिलेक्टर्स का, आप खुद भी सिलेक्टर है, माइंड सेट डिफरेंट होता है, फिर दूसरे सिलेक्टर आते हैं, वो अपने किसी लड़के को बेशक फेवर ना करें लेकिन वो लड़के के लिए परसू करते हैं, इसको रखो, तो ये सिलेक्टर्स की तब्दीली से भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सिलेक्टर्स लगाते क्यों हैं, ठीक है? जब आप सिलेक्टर्स लगाने जाते हैं तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि क्या जो हम सिलेक्टर्स लगा रहे हैं इनमें इतनी अहलियत है कि ये प्लेयर्स को परख सकें, यानी उनको जज कर सकेंगे इनकी टेम्परामेंट लेवल क्या है। क्योंकि जो हमारा नया जो सिलेक्शन का जो पैनल है, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ग्राउंड पे मैच जाके देखने की जरूरत नहीं है, हम डेटा पे चले जाते हैं, हम टेलीविजन पे देख लेते हैं। वेयरएज इतना जरूरी है सिलेक्टर्स का मैदान में मौजूद होना, क्योंकि देखिए 9 बजे अगर 10 बजे मैच शुरू होता है 5 बजे तक, उस दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको प्लेयर्स के टेम्परामेंट को जज करने की जरूरत है। क्या एक प्लेयर 100 रन किए, क्या उसने 5 कैच दिए, यानी 5 उसको चांसेस मिले, ड्रॉप हुए, या किसी ने आउट किए तो पता लगा कि जी विकेट बहुत खराब थी, उन्होंने आउट कर दिए। तो जब तक आप मैदान में मौजूद नहीं होंगे, 25 पे 3 हो गए, तो उस प्लेयर ने आगे अगर अपनी बैटिंग को संभाला दिया तो क्या उसमें टेम्परामेंट इतना है कि अपनी टीम को आगे लेके गया? एक बॉलर जिसको 5 ओवर में 50 रन पड़ गए, दोबारा कम बैक किया उसने, 2-3 आउट किए। सो ये वो चीजें हैं जब आप मैदान में जाते हैं, जब मैच हो रहा होता है, तब आपको पता लगता है। सो मेरे नजदीक ये एक इश्यूज हैं। आप भी चीफ सेलेक्टर हैं, क्या चीफ सेलेक्टर का होना जरूरी है या बगैर चीफ सेलेक्टर के हम चल रहे हैं काफी दिनों से? देखिए, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी न किसी को। अभी ये है कि अगर आपके पास 5 सिलेक्टर्स हैं या 6 सिलेक्टर्स हैं, कौन जिम्मेदार है? किसी भी सब एक जैसे। देखिए ना, इस वक्त अगर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब है, अल्टीमेटली जो कुछ भी होता रहेगा, अल्टीमेटली नाम तो मोहसिन नकवी साहब को ही आएगा ना कि जी आप चेयरमैन थे, आपके होते हुए ये सारा कुछ हो गया। सो इसी तरह चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा तो लोग उसके ऊपर कहेंगे ना कि आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, आप उससे पूछ सकते हैं कि जी आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या पॉलिसी थी आपके सिलेक्शन का मयार क्या था? आप सिर्फ ये कह देते कि हमें ये फलाना प्लेयर अच्छा लगता है, हमने उसको ले लिया। अगर आप गाजी गौरी किसी एक सिलेक्टर को अच्छा लग रहा है तो वो टीम में आ गया, और जो दूसरे परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 10 साल से जो डोमेस्टिक में, वो इसलिए खेलते हैं, सही, वो इसलिए खेलते हैं कि हम इंडिया परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान की टीम में आएंगे। सो ये वो इश्यूज जो मेरे अपने नजदीक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होगा, वो वहाँ ये कह सकता है अपने उस सिलेक्टर को कि देखो मैं ये फील करता हूँ कि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको खेलने दो। 5 से 6 तो वो फर्स्ट क्लास मैच खेला है, 5 से 6 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आप टेस्ट क्रिकेट खिला देते हो, आप 2 T20 मैच खेल के टेस्ट क्रिकेट खिला देते हो, तो इसका कोई ना कोई सिलेक्शन पॉलिसी बननी बहुत जरूरी है। अगर मैं भी नाहिद राना का देख रहा था, नाहिद राना जो भी बड़ा सेंसेशन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या बॉलिंग कर रहे हैं, 29 फर्स्ट क्लास मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं। आप अपने बॉलर्स को उठा के देख ले, कौन इनमें ऐसा है जिसने इतने मैचेस खेले हैं? सो तैयारी फर्स्ट क्लास मैचेस में और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए 20-20 ओवर एक दिन में कराना जरूरी है। आपके 3 सेशंस होते हैं, 3 सेशन में 7-7 ओवर, 6-6 ओवर का स्पेल होता है, आपको वो आगे करना पड़ता है क्योंकि आपकी बॉडी ट्यून अप होती है अकॉर्डिंगली। आप 4 ओवर के क्रिकेट खेलते हो और 20 ओवर एक दिन में कराने जाते हो तो कैसे होगा? एक्सपोज नहीं हो गए फिर हम। आप देखें ना, 120 पे आपका बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आपका प्राइम बॉलर जो की बॉलर है 128 पे बॉलिंग कर रहा है, 130 पे बॉलिंग कर रहा है, इसलिए कि वो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं हुई। स्टार्ट लेते हैं 138 से 140 से और सेकंड स्पेल में आते हैं तो 120, 125, 128। सो ये वो एरियाज हैं जिनको मॉनिटर करने। लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो ये कहता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए, जो भी पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर हैं। बाबर आजम वो नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट, वो एनसीए में जाके कहते हैं कि मैं वहाँ नेट करता हूँ। शाहीन आफरीदी को एक अरसा हो गया डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए। तो जो आपके टॉप स्टार्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो यंगस्टर्स के लिए भी तो नुकसान है ना, कि उनके लिए मोटिवेशन होती है और फिर आप ट्यून अप भी होते हैं। जिस तरह आपने एग्जाम्पल दी कि कितने क्रिकेटर्स हैं, एमएलए गे की एग्जाम्पल दी, फिर नाहिद राना की, वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं। तो आखिर बोर्ड पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाता कि इन पर कंपलसरी हो कि ये फर्स्ट क्लास खेले? देखिए, इसमें 1-2 चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि सिर्फ कह देने से ही तो वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना। मेरा कहने का मतलब कि आपका
इंटरनेशनल कैलेंडर होता है और उसके साथ आपका डोमेस्टिक का कैलेंडर बनता है। सो जब आप कैलेंडर बनाने जाते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, तो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो सीनियर टीम है कब उसका दौरा है, किस वक्त जो है वो एंगेज है। तो जब तक तो एंगेज है, वो टॉप प्लेयर्स तो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो उस इरा में या उस पीरियड में ना हो, ताकि उनको प्लेयर्स आपके लिए खेल सकें। 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना इनके लिए जरूरी होना चाहिए। उसका दूसरा रीजन ये है, अगर टॉप प्लेयर्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपके यंग प्लेयर्स कैसे टेस्ट होंगे? और क्वालिटी भी आपकी अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्वालिटी नहीं होगी कि जो क्वालिटी में वो खेल रहे हैं उसमें कोई टॉप प्लेयर नहीं खेल रहा, तो टेस्ट नहीं हो रहा। कोई शाहीन अफरीदी को नहीं खेल रहा है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, कोई बाबर आजम को बॉलिंग नहीं कर रहा फर्स्ट क्लास लेवल पे, तो कैसे जज होगा? सो इसलिए जो है ना, बहुत ज्यादा इन एरियाज में काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप फेसेस चेंज करते रहे। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे बात करेंगे कि वनडे क्रिकेट में जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से सीरीज जीती, 46 रन रह गए थे फतह के लिए, पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पिच को भी डीमेरिट पॉइंट दिया गया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की। इनसे बात करेंगे कि ये पिचेस की तैयारी के हवाले से हम अपने होम ग्राउंड पर जो बनाते हैं, बड़े बड़े पंखे लगाकर, हीटर लगाकर पिचेस को सुखाते हैं, टर्निंग ट्रैक बनाते हैं और फिर खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया वाली बात हो जाती। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद से कि कैसे क्रिकेट के मयार को बुलंद किया जाए, कैसे पाकिस्तानी टीम को दोबारा बुलंदी की तरफ गामजन किया जाए, क्योंकि माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की वो मेज़ भी अपने पास रख चुकी। बेशक चंद हफ्तों के लिए रही, लेकिन पाकिस्तान ने मिसबाह उल हक जब कप्तान थे तो हम नंबर 1 थे। उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस, सरफराज अहमद जब कप्तान थे तो हमारी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। T20 में, वनडे में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन क्या हो गया आनंद भाई, जो पिचेस की मैं बात कर रहा था आपसे, पिचेस जो बनाते हैं, पहले हम टोनी हेमिंग्स को लाए, वो यहाँ कुछ काम करके वो बांग्लादेश चला गया, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो पिचेस की फिर उससे पहले हम एंडी एटकिंसन को भी लाए थे कि वो यहाँ क्यूरेटर्स तैयार करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। पिचेस की तैयारी कितना वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी टीम की तैयारी के हवाले से? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पिचेस जो हैं वो इस तरह की बने कि जिसमें बॉल और बैट को इक्वल बैलेंस मिले। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी ये देख रहा था कि क्योंकि एक माइंडसेट है, बेसिकली हमारा माइंडसेट अभी तक हम बहुत पुराने एरिया में है। अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे, जो एक मैच होगा जिसमें तौसीफ अहमद को डेब्यू हुआ था 1980 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट कराची, ठीक है, वो पिच खास तौर पर बनाई गई थी टर्निंग ट्रैक, जिसमें तौसीफ को बुलाया गया और वो किया तो उसने आउट किए। हम अभी तक वहीं खड़े हैं। 1981 2026 25-26 साल हो गए। उन सालों में हमारी सोच अभी भी यही है कि टर्निंग ट्रैक बना के बाहर आने वाली टीमों को हम हरा लें। अब इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूं। आपने अपने मुल्क में अपनी टीमें, अपनी पिचेस बनाई, इक्का मैच आपने जीत लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दूसरी टीमों ने भी मुकम्मल तैयारी करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। तो वे कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे तो हमें स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, तो हम अपने स्पिनर्स को लेके जाएं, जिसके वजह से आप देखेंगे वेस्ट इंडीज ने आपको मुश्किल डाली, वेस्ट इंडीज ने आपको मुश्किल डाली, साउथ अफ्रीका ने आपको मुश्किल डाली, ऑस्ट्रेलिया ने आपको मुश्किल डाली, इंग्लैंड ने डाली। तो इन चीजों से आपको समझ लेना चाहिए कि अब वो जो आपका स्पिनिंग फार्मूला है वो नहीं चलेगा। अब एक और मिसाल देता हूं, आपके नौमान अली और साजिद खान आपके मुल्क के अंदर ही आउट करते थे ना। पहली दफा ये दोनों बाहर गए, बांग्लादेश गए और दोनों नाकाम हो गए। वो सब 40 साल के नजदीक हैं। सो आपके पास इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हम अपने मुल्क में जीत लेते हैं, क्योंकि दुनिया भी यही करती है, ऐसा नहीं है। कप्तान हमारा स्टेटमेंट देता है कि पिचेस हम अपनी मर्जी आप अपनी पिचेस को डिफेंड कर रहे हो, आप अपने प्लेयर्स। एक फास्ट बॉलर, आपका बॉलर जो है वो 10 ओवर के कोटे में पूरे ओवर नहीं करता। वनडे की क्रिकेट जो भी हुई, मैंने देखा आपके फास्ट बॉलर तो बॉलिंग ही पूरी नहीं करते। और अब अभी देखेंगे जो भी हालिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, उनके फास्ट बॉलर 10 ओवर का पूरा स्पेल कर रहे हैं। नाहिद राना ने पहला मैच जिता दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अभी तस्कीन ने आज 4 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए। सो दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम वही 80 की तरफ जा रहे हैं। सो आप मुझे बताएं कहां से इंप्रूव करेंगे? तो जब तक ये नोशन खत्म नहीं होगा कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बना के जीतना है, और वो भी वनडे
क्रिकेट, फॉर गॉड सेक, वनडे क्रिकेट जो है वो क्राउड की एंटरटेनमेंट के लिए, T20 क्रिकेट क्राउड की एंटरटेनमेंट के लिए। वो बैट आते हैं कि जी बैट से छक्के मिलेंगे, चौके मिलेंगे। यहाँ बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, आपका अपना बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है। या तो आप आसानी से जीत गए होते मैच तो मैं मान लेता, और सी टीम आई है ऑस्ट्रेलिया की और उसके खिलाफ उन्होंने आपको मुश्किल डाल दी। यानी मैं ये फील करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया गेन करके गई है यहाँ से, वेयरएज हमने लूज किया है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने भी अपनी, बेशक वो सी टीम भेजें लेकिन वो अपने उन प्लेयर्स को भेजते हैं जो फ्यूचर में उनको रिप्रेजेंट कर सके। हम लोग खिलाते नहीं अपने प्लेयर्स। यही तो मैं आप बताएं ना, आप अपने साथ कैरी करेंगे। मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूँ कि आप प्लेयर्स को कैरी करते हैं और उनको मौका नहीं देते और टीम पे एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो, मतलब मेरे अपने नजदीक कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कि वो होना चाहिए। आप देखें ना, आप सिर्फ नामों पे जाते हैं कि फलाने को ले लो, चीजें ठीक कैसे ठीक हो जाएंगी। जिसका भी आप नाम ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड तो देखें, क्या उसने कोई उस रोल के ऊपर कोई काम किया हुआ है, कोई अचीवमेंट्स हैं कि नहीं है। आपने सिर्फ ये देखा कि क्रिकेट उसने बड़ी खेली है और छोड़ दी। क्रिकेट छोड़ के जी इसको आप फलाना डायरेक्टर लगा दें, इसको फलाना हेड कोच लगा दें, किस बेसिस के ऊपर? भाई अगर कोई मुझे कहेगा कि जी आप आगे, कहते हैं कोचिंग कोर्सेज भी किए इन्होंने। कोर्सेज इज समथिंग एल्स। 4 दिन 5 दिन के कोर्स से आप समझते हैं कि आप कोच बन जाएंगे। प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल जब तक आप प्रैक्टिकल वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है वो उसको पास ऑन करने का तरीका भी तो आना चाहिए आपको। आपकी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो अपने प्लेयर्स के साथ, किस किस्म का माहौल क्रिएट करते हो ड्रेसिंग रूम में। मैंने 2-3 मौके पर देखा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना टेंस था, यहाँ तो कप्तान बहुत सख्ती कर रहा होता था या कोच जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा होता। तो जब तक आपका फैमिली के तौर पर फ्रेंडली, प्लेयर्स को जब तक आप एट ईज नहीं रखेंगे, वो अंदर जाके क्या परफॉर्म करेंगे। आप भी जब हेड कोच थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स उस टीम में थे, तो उनको कैसे हैंडल किया करते? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि एक फर्क समझना चाहिए कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत है। जब आप यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जाते हैं ना आप, तो वहां पर आप सिर्फ लेक्चर सुन के जो है ना, आपको पता है कि आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर अपने ओन पे सब कुछ नहीं कर सकता, अगर उसने अभी तक कोच की बैसाखी को लेके चलना है, तो वो तो फिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं कहलाएगा ना। मेरे अपने नजदीक जैसे ही आप रोप को क्रॉस करते हैं, आप अपने कोच खुद हैं। अच्छा। आपने जितनी आपने स्ट्रेटेजी बना ली, जो भी आपने मीटिंग्स कर ली, वो आपने एक पूरा ऑपोजिशन को रीड कर लिया, आपने उनको असेस कर लिया। अब उसके बाद आपने अंदर जाके डिलीवर करना है। आपको पता है कि सामने वाले बॉलर्स कौन से हैं, वो कौन से एरिया में ज्यादा बॉलिंग करते हैं, आपके सामने वाला बैट्समैन जो कौन से एरिया में ज्यादा स्ट्रांग है। सो आपने स्ट्रेटेजी तो बना ली है। अब जो आपने डिलीवर करना है वो ये प्लेयर्स को पता है कि हमने कैसे डिलीवर करना है। क्या वो हर बॉल के ऊपर आके कोच उनको बताया कि अब ऑफ स्टंप पे बॉल कर दो, या लेग स्टंप पे बॉल कर दो, या आप कवर ड्राइव खेल रहे हो या पीछे जाके खेलना है। तो मेरे अपने नजदीक जब इंटरनेशनल क्रिकेट की कोचिंग करते हैं ना, तो आप सिर्फ टॉक इट आउट करते हैं, आप उनको सिर्फ डिस्कस करते हैं और उसके बाद प्लेयर जो है उसको पता है कि मुझे किस तरीके से डिलीवर करना है। आपके अंडर वो खेले वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, सारे बड़े प्लेयर्स खेले। उनको कैसे हैंडल? नहीं, उनको सीधे उनको तो हम सिर्फ अपोजिशन के मुतालिक बता देते थे कि देखें ये टीम में ये 3-4 उनके मेन प्लेयर्स हैं जिसमें बैटर्स ये हैं और ये इन एरियाज में, क्योंकि हमारे पास डेटा जब आता था तो पता लग जाता था कि कौन से एरिया में वो वीक है। ज्यादातर पिछली 10 इनिंग में अगर कोई 6 दफा LBW हुआ है या बोल्ड हुआ है, तो उसका मतलब उसकी इन स्विंग जो अंदर आती हुई बॉल है उसको ट्रबल कर रही है ना। तो कोशिश करते हैं कि आप उसको इस तरह अटैक करें। इसी तरह कोई अगर बॉलर आपको तंग कर रहा है, ज्यादातर आउट स्विंग पे आउट करता है, तो आप उसको फिर ये बता देंगे आप इसको छोड़ सकते हो अगर जरूरत हो। लेकिन फिर भी जब आप अंदर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल प्लेयर वो भी तो देख लेता है ना कि यार इन्होंने मुझे इन स्विंग पे अटैक करना शुरू कर दिया हुआ है, तो उसके मतलब ये मुझे यहाँ तो पैड पे मारेंगे या बोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो काउंटर अटैक करता है। तो एक्चुअली क्रिकेट का खेल ही ऐसा है कि प्लानिंग और काउंटर प्लानिंग। आप अगर कोई प्लान करते हो तो ऑपोजिशन भी तो प्लान करेगी ना, ये तो नहीं हो सकता। तो लेकिन प्लान ए प्लान बी भी तो होता है, बी नहीं होता। अगर नहीं होगा तो आपको फिर वो देखना, अगर मैंने ये सोचा हुआ था कि जी बॉलर ए जो है वो अटैक करेगा, पता लगा 2 ओवर में उसको 20 रन पड़ गए, सो आपकी उसी वक्त स्ट्रेटेजी चेंज होगी ना। मैंने सोचा था कि 5 ओवर करेगा, लेकिन 2 ओवर में वो गिर गया, तो आपको प्लान बी के तहत फौरन चेंज करके किसी दूसरे को लेके आएंगे। सो ये फिर वो सारी चीजें हैं। फिर कैप्टन
देखिए ना, उस पे बहुत कैप्टन डिपेंड अपने करता है। ओन कैप्टन भी तो रीड कर रहा होता है ना कि बॉल टू बॉल चीजें चेंज हो रही होती हैं, तो उसको वो चेंज करना है, वो थोड़ी कोच की तरफ देखेगा हाँ, कि बिल्कुल, मैंने क्या करना है। सही। इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। सही, कोच की तरफ देखेगा। कोच की तरफ हमारे देखते हैं माइक हैसन की जानिब, कप्तान देखते हैं, माइक हैसन इशारे करते हैं। एशिया कप में भी आपने देखा होगा और भी सीरीज में हमने देखा है। देखें क्या होता है। अभी हम इस पर एक ब्रेक ले रहे हैं और उस पर फिर मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद, जिनसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनका कोचिंग का भी तजुर्बा है, इनका सिलेक्शन का भी तजुर्बा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी तवील अरसे तक खेले। और वो जो उन्होंने बात की पिछले चंक में कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक प्लेयर्स नहीं खेलेंगे कैसे पता चलेगा कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो फिर वहाँ एक्सपोज हो जाते हैं। अब आनंद भाई ये बताइए कि जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत ली 2-1 से, अगला जो वर्ल्ड कप है ओडीआई का वो 2027 में यानी अगले बरस जो है वो होना है। पाकिस्तान की टीम को आप कहाँ देखते हैं? नंबर 4 पे क्या गाजी गौरी बैटिंग करेगा या नंबर 4 पे सलमान अली आगा आएंगे? कोई कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है आप? मैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहा हूँ। मैं तो ये भी फील कर रहा हूँ कि जो कई प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ खेले हैं वो स्क्वाड का हिस्सा ही ना हो, क्योंकि आपने जिस किस्म की पिचेस बनाई थी आपको ये पिचेस वहाँ नहीं मिलेंगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गाजी गौरी जो है नंबर 4 प्लेयर्स है ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ बाउंस होगा। अब मैं माइक हैसन की इस बात पे बड़ा हैरान हुआ था, उसने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि नमीबिया की और जिम्बाब्वे की पिचेस वैसे ही स्लो होंगी। और जब मैंने उसको स्टैट्स को देखा तो वहाँ तो फास्ट बॉलर्स का रोल है सिवाय बुलवायो के। वहाँ कितने मैच होंगे यार? 1 से 2 ज्यादा। हरारे में भी होगा। हरारे इज अ गुड, वहाँ तो बाउंस है। पाकिस्तान को जो बैटर्स को जो इशू होता है वो बाउंस से इशू है। पाकिस्तान के बॉलर्स को जो इशू है वो बाउंस से इशू है। इसलिए कि पाकिस्तान में आप आगे बॉल करने की आदत है आपको, इसलिए कि बिकॉज लो पिचेस हैं आप रिवर्स स्विंग के जरिए एम पे ज्यादा रखते हैं बॉल और वहाँ स्विंग से आपको आउट करने की कोशिश करते हैं। वहाँ आपको लेंथ को पिक करना पड़ता है, जाके आपको पता होता है कि गेंद जो है वो या सीम करेगा या उसका बाउंस होगा। वो पाकिस्तान क्योंकि आगे डेक पे नहीं मारता, पाकिस्तान का बॉलर जो है वो आगे बॉल करता है, तो इसलिए पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो होगा। इसीलिए जब पाकिस्तानी प्लेयर्स बाहर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, आप देखते हैं कई ऐसे बॉलर्स हैं जो अनफिट हो जाते हैं बिकॉज वहाँ का आपको डेक पे मारना पड़ता है जोर से, जिसमें जोर लगाना पड़ता है। तो ये वो इश्यूज हैं जो इनको वहाँ देखने पड़ेंगे। मैं भी इसका पढ़ रहा था, नमीबिया में भी जो है वहाँ हावी हैं फास्ट बॉलर्स। वहाँ की भी जो पिचेस हैं उनमें अच्छा खासा बाउंस है। लेकिन हारून भाई टोटल 54 मैचेस हैं वर्ल्ड कप के जो अगले साल हो रहे हैं, जिसमें से 44 मैचेस साउथ अफ्रीका में और 10 मैचेस डिस्ट्रीब्यूट किए नमीबिया और जिम्बाब्वे। आप क्या समझते हैं वो 10 के 10 मैचेस पाकिस्तान को मिलेंगे? सो दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। माइक हैसन के ऊपर मैं बड़ा इतना मुतमईन नहीं हूँ उसकी अब तक की जो स्ट्रेटेजी। वो कहते हैं 2015 का सेमीफाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के, जब वो कोच था। 2010 की बात को आप 15 जो 2015 की बात को आप छोड़ दें, आप जिस ग्रुप के साथ हैं उस ग्रुप में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप सारे ऑलराउंडर्स ले जाएं। आप मुझे बताएं आपके इस मुल्क में ऑलराउंडर है ही नहीं, नाम के ऑलराउंडर्स हैं। आप मुझे बता दें जिनको भी आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में लाते हैं किसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिए मुझे बता दें आप। चाहे आप मैं कहता हूँ ऑड मैच में शादाब खान को ले लें या मोहम्मद नवाज को ले लें या कोई और दूसरा ऐसा ऑलराउंडर जो है वो अगर उसने रन्स कर दिए या आउट, मुझे बता दें कि कहाँ ये कंसिस्टेंट रहे हैं। दुनिया भर में ऑलराउंडर्स हुए हैं, जब उनको बैटिंग की बारी आती है बैटिंग से मैच जिताते हैं, जब उनको बॉलिंग की बारी आती है वो बॉलिंग से मैच जिताते हैं। आपके पास ये बहुत कम है, तो आप हार्डली 4 बैट्समैन के साथ खेलते हो, आप ऑलराउंडर्स को ले जाते हो, तो आप तो मतलब वैसे ही ब्रिटल हो गए ना। और उन पिचेस के ऊपर अगर आपकी यही स्ट्रेटेजी रही तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का चांस बहुत कम है। पाकिस्तान को तैयार करने पड़ेंगे 6 टॉप बैटर्स फॉर दी वर्ल्ड कप, क्योंकि वहां आपको इनिशियल स्टेजेस के ऊपर बाउंस की वजह से 2 से 3 खिलाड़ी आउट होने का जरूरी है। और वहां नीचे आगे ऑलराउंडर नहीं संभालेगा, बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन आपको वो, इसलिए आपको एक आध ऑलराउंडर में मान लेता हूं, आप जरूर रखें। उसके बाद आपके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, आपके पास एक स्पिनर अच्छा होना चाहिए और ये जो 5 से 6 बॉलर आपके होने चाहिए। कोच आपका कहता है कि फ़हीम अशरफ हमारे उसमें प्लान में, फ़हीम अशरफ को तो 16 में भी नहीं रखा उसने। तो देखिए ना, अगर वो उसके प्लान में है, अब मैं इसीलिए आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आप देखिएगा कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड बिल्कुल चेंज होगा। सही। लेकिन ना अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके वर्ल्ड कप में आपका कप्तान कौन होगा। इसीलिए तो मुझे जो दूसरी टीमें जो हैं वो प्लानिंग करती है ना, जब वो तो फिर जिसको कप्तान बनाती हैं फिर उसको पूरी तरह बैक भी करती है। लेकिन बोर्ड ने कह दिया ना कि आप व्हाइट बॉल क्रिकेट पे कंसंट्रेट करें, शाहीन आफरीदी को रेड बॉल नहीं, क्योंकि आप
आई होप कि शाहीन आफरीदी जो है अगर वनडे क्रिकेट में भी अगर वो वाइट बॉल की तरफ भी अगर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा तो उसकी अपनी फिटनेस जो है ना वो तो पूरी होनी चाहिए ना। अब हम देखते हैं कि आपके कितने कितने गैप्स के बाद मैचेस हैं, तो क्या वो जो बैरन पीरियड है उसमें क्या शाहीन शाह अफरीदी कोई क्रिकेट खेलेगा? अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेगा तो रस्टी होगा ना। सही। सो जब टॉप लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर दोबारा मैच रिदम में आने में और उसमें इस चीज का एहतमाल होता है कि आप दोबारा अनफिट ना हो जाए। सो ये उनको बहुत सोच समझ के ये कह देना कि उसको इक्का दुक्का टेस्ट मैचेस जरूर खिलाने चाहिए ताकि फिटनेस भी रहे। बॉलिंग देखे ना आप 10 ओवर, आप सिर्फ अभी 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले अगर आप 1-2 सालों में देखें तो आपने T20 क्रिकेट ज्यादा खेली है तो आपकी बॉलर्स को आदत नहीं हुई है। हारिस रऊफ को आप देख लें, हारिस रऊफ कौन सी बड़ी क्रिकेट खेलता है? ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है ना वो वनडे क्रिकेट खेला तो है, कुछ मैचेस खेला है। 2 से 3 मैचेस से कुछ नहीं होगा, पूरे का पूरा सीजन खेलना है। फॉर इंस्टेंस अगर हारिस रऊफ आपकी टेस्ट टीम में नहीं है तो उसको यहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। सही। उस पीरियड में जब आपकी क्रिकेट में अगर वो उसको आप टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो फिर आप वो तो एक ही टेस्ट खेला, उसने कहा मैं टेस्ट में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? वो होना चाहिए। ये बोर्ड की जिम्मेदारी है ना कि उसको कन्विंस करें। आप उनको कन्विंस करें। आपके पास वैसे ही अब मुझे बताएं ना, आप अली रजा की बातें कर रहे हैं। अली रजा इज यंग टैलेंट, लेकिन उसको पहले थोड़ा ए टीम के अंदर यहाँ तो घुमाए ना ताकि उसको पता तो लगे कि वो कितने कितने लंबे स्पेल कर सकते हैं। हार्डली उसने 3 से 4 फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले होंगे अली रजा ने। आप उसको उसके ऊपर लेकर जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अली रजा और दीगर बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। सलमान मिर्जा कहाँ गए? सलमान मिर्जा को लिया गया, वो गायब हो गए। बहुत सारी थी। अब्बास आफरीदी की बड़ी तारीफ हो रही थी, अब्बास आफरीदी कहाँ चले गए? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको लाया गया। आकिफ जावेद को लाया गया, कहाँ चले गए? मोहम्मद अली आए, कहाँ चले गए? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई, हम पाकिस्तान की टीम पे तो बात करें, विमेन टीम को क्या हो गया वो भी बात थोड़ी सी करते हैं कि विमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है। हम यहाँ जिम्बाब्वे को हराते हैं, सेंचुरियाँ मारते हैं और फिर उसके बाद आयरलैंड से भी हार गए, वेस्ट इंडीज से भी हार गए। और जो हमारी परफॉर्मेंस रही, हालांकि बोर्ड इतना पैसा खर्च कर रहा है विमेन क्रिकेट पर, उनके टूर्स, उनकी तमाम तर फैसिलिटीज, आप उसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? देखिए, मेरे अपने नज़दीक अभी भी मैं समझता हूँ कि जो विमेन क्रिकेट को जिस तरीके से फैलना चाहिए था वो नहीं फैली। अभी भी मैं फील करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो है ना वो रिलक्टेंट हैं अपनी बच्चियों को स्पोर्ट्स की तरफ भेजने में, ख़ास तौर पर क्रिकेट के। इसीलिए आपके पास जो विमेन का पूल है ना वो 25 से 30 लड़कियों से ज़्यादा नहीं है। सही। और उसमें भी क्वालिटी ऐसी है कि उसमें से 2 से 3 या 4 से 5 ऐसी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप उनको कह सकते हैं कि खेल सकती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम तो रहेगी, इर्रेस्पेक्टिव आप जो मर्जी कर लें, जब तक के जो पूल है वो बढ़ेगा नहीं, जब तक कि ये विमेन क्रिकेट स्प्रेड नहीं होगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि वहीं से देखिए आम लड़कियां तो नहीं आती नहीं यहाँ। अमूमन आप देखें कि लाहौर में कॉलेज हैं 1-2, उसकी लड़कियां खेल रही होती हैं। गिलगित में 1-2 लड़कियां खेल रही होती हैं। यहाँ आप देखें कि हार्डली बलूचिस्तान से एक ही लड़की आई थी, डायना शायद वहाँ से आई थी गिलगित से, नाहिदा खातून जो थी वो आई थी वहाँ से। सो इसलिए जो वही अगेन मैं वही कहता हूँ, जब तक आपकी तवज्जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर नहीं होगी, आप यही 20-25 लड़कियों के दरमियान घूमते रहेंगे तो आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये टीम आपको जो वर्ल्ड बीटर बन जाए, देखिए दूसरी टीमें कंसिस्टेंटली बड़ा परफॉर्म कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया को ले लें, आप इंग्लैंड को ले लें, इंडिया फॉर दैट मैटर। इंडिया इंग्लैंड से 5 रन से हारी है, अभी इतना क्लोज मैच हुआ और हम वन साइडेड मैच हार रहे हैं। और दूसरी ये कि हम हमारे यहाँ एथलेटिसिज्म नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती लड़कियों के लिए। सो इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है। ये वजह तो नहीं, हमें कोचेज भी तो हम बदलते हैं, कभी मोहम्मद वसीम होते हैं, कभी मेंटोर वहाब रियाज हो जाते हैं, कभी जलालुद्दीन थे, कभी एक गोरा कोच लेकर आ गए थे, तो हम बदलते तो रहते हैं विमेन क्रिकेट। देखिए सारी कोशिशें यही है कि शायद ये लड़कियां, देखें मेरे अपने नज़दीक बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई हैं, वो इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकती। यू नो, प्लेयर लाइक आलिया रियाज, वो इससे और ऊपर क्या जाएंगी? उन्होंने इतना अरसा गुजार दिया तो वो वही रहेंगी। इसलिए जब तक नीचे 1-2 लड़कियां मुझे ऊपर आती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो अभी उनको इंटरनेशनल लेवल के मैयार पे आने के लिए वक्त लगेगा। सो लड़कियां बुरी नहीं है। एक मुनीबा लड़की अच्छी लगी मुझे, 1-2 लड़कियां और मैंने देखी। वो फातिमा सना इज गुड, यू नो, वो मुझे अच्छी, मतलब उसमें एग्रेशन भी है,
है वो अच्छी है, तो आई थिंक उसको कप्तान भी बनाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी लड़कियों के लिए मुझे थोड़ा सा है इशू कि जब तक वो थोड़ी रगेड ना हो, जो टफ ना हो ना इन कंडीशंस के लिए, तो रिजल्ट्स मिलना इतना आसान नहीं। चंद मिनट रह गए। अब बातें जो एशियन गेम्स के लिए जो टीम अनाउंस किया, उनमें साहबजादा फरहान को कप्तान उन्होंने बनाया है और उसमें काफ़ी प्लेयर्स उन्होंने नए रखे। अब्दुल समद को वाइस कैप्टन उन्होंने बना दिया है, आप देखें। और भारत ने अपनी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम अनाउंस की है एशियन गेम्स के लिए। क्या समझते हैं कि हम तजर्बात ही करते रहेंगे? देखिए मिर्जा इकबाल, आप मुझे बताओ कि इससे बेहतर टीम और क्या बनाएंगे? देखिए आपने टॉप प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया ना, ठीक है, तो आपके पास बच्चे, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि बच्चे कुछ प्लेयर्स यही हैं, आप कहाँ से लेके आओ? आपने वो जो भी मिर्जा की आप बात कर रहे थे, सलमान मिर्जा, उसको भी डाला हुआ है इसने। सो और मतलब वाइस कैप्टन अब्दुल समद, मैं मतलब आप सोचे तो सही, फरहान साहबजादा फरहान 2 मैचों में कप्तानी की किसी भी लेवल के, आप अंदाजा लगाएं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ना हमारे कैप्टन डेवलप होते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, ना हमारे प्लेयर्स डेवलप होते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। इसीलिए हमें फिर जो भी हैंड पिक करना पड़ता है, जी इसको बना दें कप्तान, ये ज्यादा खेला हुआ है इसको कप्तान बना दें, ये फलाना भी। अब अब्दुल समद तो हार्डली अभी तो टीम में जगह भी नहीं बनाई और वाइस कैप्टन बना दिया। सो इसलिए कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी नहीं है। हमारे यहाँ बस शॉर्ट टर्म पे रहते हैं कि बस जल्दी जल्दी हम कोई डिसीजन लें और उसके रिजल्ट मिल जाए, हम 1-2 मैच जीत जाए ताकि मीडिया खामोश हो जाए। तो जब तक हम मीडिया से डरते कॉस्मेटिक चेंजेस करते रहेंगे आप। और उसको साइम अयूब को भी तो रखा है इस टीम में। अब देखें ना, अब साइम अयूब को मतलब कहा गया, तो भाई अब मुझे बताएंगे जितना भी ये पीरियड था आफ्टर अप्रैल, आपके यहाँ तो कोई भी क्रिकेट नहीं हुई, तो बेसिस क्या है इनके सिलेक्शन का? पास्ट परफॉर्मेंस यही रह गई ना बस। और इसके अलावा करंट जो आपकी फॉर्म है या करंट फिटनेस जो है वो आपको कैसे पता लगेगी? वो आपको इसलिए पता नहीं जब तक आप पूरा मैच नहीं खेलेंगे। आप कैंप लगाते हैं, आप ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। ट्रेनिंग कैंप असेसमेंट के लिए ठीक, मैचेस जरूरी है, मैचेस जरूरी है। ये ठीक है, ट्रेनिंग कैंप लगा के ये ना वीकेंड पे मैच सिनेरियोज पे ये प्रैक्टिस अरेंज कर लेते हैं, वो नहीं है। कंपेटिटिव मोड होना चाहिए। आप हमने अगर ये कैंप भी लगाया है तो इसको भी आप 3 से 4 टीमों में बदल देना। आप टीमें बदलें कि हम कंपटीशन करवाएं, ताकि आपको आदत तो हो ना कि मैच सिचुएशन में और उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे हिट मार देते हैं, ये कर देते हैं, आपको नहीं पता कि आउट भी है तो कोई बात नहीं, हमने 20 मिनट या आधा घंटा बैटिंग तो करनी है। लेकिन जब आप मैच सिनेरियोस को लेके जाएंगे, फिर आप में टेम्परामेंट डेवलप होगा, आप आउट होने से डरेंगे, आपको कोशिश मुझे परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि अगर 49 लड़के हैं तो 16 नहीं है 15 नहीं टीम में आना है ना। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट के प्लेयर्स इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि मौसम क्या है, गर्म, शदीद गर्म मौसम है। और उसके बाद ये जब कैंप खत्म होगा, इनकी फिटनेस का लेवल क्या होगा? उसके बाद 3 महीने का गैप है। 2 से 3 महीने जब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होगी, इंटरनेशनल तो हो जाएगी सही, लेकिन जब ये जुलाई में एंड होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके पाकिस्तानी क्रिकेट शुरू होगी, तो वो तो जो फिटनेस उन्होंने गेन की होगी वो जीरो हो चुकी होगी। चलें, आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद डिस्कस करेंगे। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।